जनरल अदिति दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर एक भद्दा सा जख्म बना रखा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि फौज में ज्यादा खूबसूरती अक्सर कमजोरी समझी जाती है, इसलिए उसने अपना असली चेहरा छुपाया ताकि हुक्म चलाने में कोई सवाल न उठे। अपनी तेज अक्ल और बेखौफ बहादुरी के दम पर अदिति ने बहुत कम समय में सेना को संगठित किया और कई इलाके दुश्मनों से वापस छीन लिए। उसका नाम सुनते ही दुश्मन फौजों के हौसले टूट जाते थे। इन्हीं कामयाबियों के बाद उसका रिश्ता बचपन के साथी और युवराज आरव से तय कर दिया गया। शादी की तारीख नजदीकी थी, मगर तभी हालात पलटने लगे। राज्य मजबूत हो रहा था, लेकिन बूढ़ा सम्राट अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे पता था कि आरव स्वभाव से जल्दबाज है और दरबारियों के बहकावे में आ सकता है। डर था कि जिस साम्राज्य को उसने खून सीने से खड़ा किया वो कहीं उसके हाथों बर्बाद न हो जाए। इसी वजह से सम्राट ने अदिति को राजमाता की उपाधि दी और उसे एक विशेष दंडछड़ी सौंपी, जिससे वो युवराज पर भी नियंत्रण रख सके। पर्दे के पीछे से शासन चलाने और सेना राज्य दोनों की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी गई। ये तय हुआ कि जब देश पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा तब उसकी राजमाता की उपाधि हटा दी जाएगी और विवाह पूरा होगा। विदा लेते समय सम्राट ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हजारों विवाह वस्त्र दिए हैं, हर बार जब तुम मेरा साथ दोगी एक और वस्त्र जुड़ता जाएगा। याद रखना, एक दिन ये दुनिया तुम्हें जरूर धोखा देगी। सम्राट के देहांत के बाद आरव सिंहासन पर बैठा। राज्य को एकजुट रखने के लिए अदिति ने फिर मोर्चा संभाला और खुद युद्ध अभियान पर निकल पड़ी। जहाँ भी वो पहुंची जीत तय थी। लगभग पूरा साम्राज्य एक होने ही वाला था कि अचानक राजधानी से 12 शाही फरमान आए। तुरंत सेना वापस बुलाने का आदेश। कहा गया कि आगे बढ़ना विद्रोह माना जाएगा। जीत बस एक कदम दूर थी। पीछे हटना सारी मेहनत मिटाने जैसा था। लेकिन पुराने वादे को याद कर उसने सेना को लौटने का हुक्म दे दिया। राजधानी लौटते ही सच्चाई सामने आ गई। राजा एक नई पसंदीदा रानी के साथ उलझा हुआ था। तभी समझ आया कि उसी औरत ने राजा के कान भरे थे कि अदिति सेना के बल पर सत्ता हथियाना चाहती है। गुस्से में उसने सच्चाई सामने लाने की ठानी, लेकिन उससे पहले ही राजा ने उसकी मुहर छीन ली और राजमाता का दर्जा खत्म कर दिया। उस पल अदिति का दिल पूरी तरह टूट गया। अगले दिन सैनिक भड़क उठे। सब मानते थे कि राजा अंधा हो चुका है और दरबार की चालों में फंस गया है। वो चाहते थे कि अदिति सेना की कमान लेकर साजिश करने वाली औरत को सजा दे, लेकिन उसी औरत ने चाल चल दी। राजा के आने से ठीक पहले उसने खुद को अदिति के तीर के सामने ला दिया और घायल हो गई। फिर रोते हुए आरोप लगाया कि अदिति बगावत करना चाहती है। अदिति ने सफाई दी, मगर राजा ने एक शब्द नहीं सुना। उससे दंडछड़ी छीन ली गई और कई वफादार जनरलों को मौत की सजा सुना दी गई। अपने सैनिकों को बचाने के लिए अदिति घुटनों के बल झुक गई और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। आखिरकार जनरलों की जान बख्श दी गई, मगर सजा उसी को मिली। छड़ी से पड़े हर वार ने उसके शरीर से ज्यादा उसके दिल को तोड़ा। घर लौटकर जख्मों से भरी हालत में उसने आखिरी 3 विवाह वस्त्र निकाले। हर वस्त्र के साथ उसने अतीत की एक याद जला दी। जैसे जैसे कपड़े राख बनते गए उसके चेहरे से नकाब उतरता गया। वो निशान मिटा दिया गया जो सालों तक उसने जानबूझकर लगाए रखा था। अब वादा पूरा होने वाला था। वस्त्र खत्म होते ही वो इस दुनिया से भी गायब हो जाएगी। राजा सत्ता संभालेगा और वो पहाड़ों नदियों में खो जाएगी। ऐसी जुदाई की फिर कभी सामना न हो। उधर महल में राजा को अब भी यकीन था कि उसने सब कुछ काबू में कर लिया है। उसे लगा अब वो उसे बांध सकता है। पछतावे में उसने अचानक उसे महारानी बनाने और शादी की तारीख तय करने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन जब फरमान पढ़ा गया तो सामने कोई नहीं आया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। वो घबराकर बोला, बताओ जनरल अदिति कहाँ है? दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर उन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं, राजधानी छोड़कर अपने वतन लौट गई है और अब किसी और की पत्नी बन चुकी है। क्या